नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, कई सारे जुडिशरी के एग्जाम्स में आए हैं। चलिए दोस्तों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज़ की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है वो कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ यह। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, 1945। 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसमें संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हेतु यानी स्थापना की जो घोषणा हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सही है दोस्तों, यह भी 1945 को हुआ था, 1945 में। ऑप्शन बी सही है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा करी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर सही ऑप्शन बी, लॉर्ड हैलिफैक्स इनकी अध्यक्षता में हुआ था यह सम्मेलन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, इसका न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या क्या है? तो दोस्तों, मूल सदस्यों की संख्या है 51। मूल सदस्य वो है दोस्तों जो कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल सदस्य हैं वो राज्य होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था इसमें जो भाग लिया था, यानी कि जो सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, ऐसे राज्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र जो 1 जनवरी 1942 की घोषणा पर पहले हस्ताक्षर किए वो मूल सदस्य माने जाएंगे इसके, और अनुच्छेद 110 के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया हो। यानी कि जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य वे हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किया था और अनुच्छेद 110 के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया था। यानी कि इस तरह से जो सदस्य हैं वो 51 देश हैं जो इसके मूल या मौलिक सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ये है ऑप्शन बी सही है, 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सी सही है, 51 राज्यों ने, यह इसके मूल सदस्य थे। तो दूसरा क्वेश्चन भी से बन गया दोस्तों, यह एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है इंटरनेशनल लॉ से संयुक्त राष्ट्र के टॉपिक में। तो 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस मूल सदस्य सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था? यानी कि ऐसा कौन सा मूल सदस्य था जिसका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, अतः वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर नहीं कर सका था? तो इसका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन सी, पोलैंड। पोलैंड वह राज्य है जो पहले हस्ताक्षर नहीं कर सका था संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर। 26 जून 1945 को पोलैंड हस्ताक्षर नहीं कर सका था, जिसका कारण यह था कि पोलैंड में नई सरकार गठन में विलम्ब हो गया था इस वजह से। तो 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए और संयुक्त राष्ट्र का मूल सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को के हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हस्ताक्षर कब हुए थे, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, जून 26, 1945 को हुए थे। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही होगा, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस है, तो इसलिए इसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये पूछा जा रहा है, तो पहला देख लेते हैं, ये शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये ऑप्शन है। दूसरा है राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, और तीसरा है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के को केंद्र के रूप में विकसित करना। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 1 उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ये हैं। तो एक है शांति सुरक्षा बनाए रखना, तो पहला ऑप्शन भी सही है। राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना, दूसरा ऑप्शन भी सही है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति है तो संयुक्त राष्ट्र को केंद्र के रूप में विकसित करना, तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो यानी इसका मतलब ये है कि उपयुक्त तो सभी हैं। चौथा भी सुन लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, यह भी इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस तरह से 4 उद्देश्य बताए गए हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन उपबंधित हैं?
तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 1 में जो है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन उपबंधित हैं। प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोजन है इसका, क्यों बना ये, तो इस तरह से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित प्रयोजनों में से नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि कौन से प्रयोजन हैं, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। लाइक सामाजिक प्रकृति, पहला ऑप्शन कहता है सामाजिक प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना, यह तो सही है। फिर देख लेते हैं कि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समायोजन करना, तो यह भी सही है, यह भी इसका प्रयोजन है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकास करना, यह भी प्रयोजन है। फिर चौथा जो कि लास्ट है, यही गलत है दोस्तों। तो संसार में राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन एवं विधि के नियमों को सुनिश्चित करना, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यह नहीं कहता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन हो और विधि के नियम यानी कि रूल ऑफ लॉ और जो डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अप्लाई हो, ऐसा नहीं कहता है, यह इसका प्रयोजन नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो है वो डी है, यह इसका प्रयोजनों में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 के प्रयोजन में नहीं है चार्टर के में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों में से एक है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा है, तो हम पहचान लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सी दिख रहा है, ऑप्शन सी सही है, राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, यह इसके प्रयोजनों में से एक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर निम्न किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपबंधित है। दोस्तों तो जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है वो कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अनुच्छेद में है, चार्टर कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर इसका बी सही है, यानी कि बी है अनुच्छेद 2 में, यानी कि अनुच्छेद 2 में जो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया गया है। और जबकि अनुच्छेद 3 की बात करें तो 3 में मूल सदस्य है, और फिर अनुच्छेद 4 में सदस्य बनना यानी कि सदस्यता कैसे ली जाती है, इससे संबंधित उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से। आत्मनियमन जो है उसका सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में यथाघोषित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि अनुच्छेद 1 में जो है सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य है इसके संगठन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, यह किसका कथन था। तो दोस्तों इसका आंसर सही है, ऑप्शन बी, यह केल्सन का कथन है। केल्सन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आत्मनिर्णय का अधिकार यह कैसा अधिकार है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों मानवाधिकार हैं ये, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है, इन 7 सिद्धांतों में से कितने संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 है उसमें 7 सिद्धांत हैं और उन 7 सिद्धांतों में से कौन से सारे सदस्यों पर अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों उनको इस सारे सदस्यों को निर्देशित हैं, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5, 7 में से 5 जो है वो सबको निर्देशित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर है, पहला है लोगों राष्ट्रों का आत्मनिर्णय का सिद्धांत, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की प्रभुसत्ता, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण साधनों द्वारा निपटारा, चौथा है आवश्यक रूप से किसी राज्य की आंतरिक अधिकारिता में आने वाले मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो दोस्तों ऊपर के 3 तो ये सही है, जो ए है वो हमारा गलत है, ऑप्शन हमारा ए सही है इसके हिसाब से। यहाँ कह रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 है उसमें यह सिद्धांत नहीं है कि लोगों यानी राष्ट्रों का आत्मनिर्णय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है। तो यह ऐसा सिद्धांत है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है, वो है ऑप्शन डी सही है, सभी के लिए मानव अधिकार मूल स्वतंत्रताओं के सार्वभौम सम्मान, यह सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 2.7, ऑप्शन ए सही है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 2.7 में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 2.4 में सदस्य राज्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत है। अनुच्छेद 3 में सदस्यता है, अनुच्छेद 4 में सदस्य बनना से संबंधित है, यानी सदस्य बनने से संबंधित कौन से नियम कायदे हैं इस टाइप के हैं, वो अनुच्छेद 4 में है। अगला क्वेश्चन है,
सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी नीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय संकटापन्न न हो। तो यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित उपबंधों में से अवगतित है। तो कौन से में है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 2(3) में यह कहा गया है कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी नीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय संकटापन्न न हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में यह प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। तो ऐसा किस चार्टर के किस पैरा में कहा गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 2 के पैरा 6 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत कार्यवाही करने में सहायता करे। ऐसे राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई कर रहा है। महाशक्तियों द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई में सहायता करें। और जो लास्ट है ऑप्शन डी, ये है चार्टर के अनुसार ग्रहण की गई बाध्यताओं, दायित्वों का सद्भावनापूर्ण पालन करें। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, यानी कि महाशक्तियों द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की कार्रवाई में सहायता करें, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। प्रभुत्व संपन्न समानता यह संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। विकासशील राज्यों को आर्थिक सहायता देना यह सिद्धांत नहीं है, जबकि सभी सदस्यों की प्रभुत्व का सिद्धांत यह सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का सिद्धांत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत भी संयुक्त राष्ट्र का है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों की संप्रभुता और समानता का सिद्धांत है। सदस्यों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना यह सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल। सदस्य राज्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता देने का सिद्धांत। गैर सदस्य राज्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करना, यह भी एक सिद्धांत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना, यानी कि अगर कोई घरेलू मामला है किसी राज्य का तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा भी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 2(7) जो है वो इससे संबंधित है, घरेलू क्षेत्राधिकार से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य प्रवेश पाता है, तो नया सदस्य कैसे प्रवेश पाएगा? तो इसका सही प्रक्रिया है स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा, यानी कि सभी स्थायी सदस्य जो हैं वो अपना सहमति का मत देंगे। उसके बाद सुरक्षा परिषद की सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संस्तुति होगी और उसके बाद महासभा जो है नए सदस्य का जो प्रवेश कराएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान सन्निविष्ट करता है, यानी कौन से अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान है कि राज्य जो है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ले लेगा? तो इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 4 बताता है नए राज्यों की सदस्यता या नए राज्यों को प्रवेश कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 4 जो है वो बताता है सदस्यता संबंध प्रावधान, और अनुच्छेद जो 5 है उसमें है निलंबन, और अनुच्छेद 6 में निष्कासन है। अनुच्छेद 14 जो कि इसमें ऑप्शंस थे में महासभा द्वारा शांतिपूर्ण समायोजन के उपायों के बारे में प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सदस्य के रूप में पाने के लिए, यानी कि कोई एक राज्य है जो सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है शांतिपूर्ण राज्य, शांतिप्रिय राज्य, तो यही दोस्तों यही एक आवश्यकता नहीं है। वो राज्य कैसा भी हो सदस्य बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो नीचे 3 है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शांतिपूर्ण राज्य, ऐसी आवश्यकता नहीं है जो कि सदस्य बनने के लिए ज़रूरी हो। बाकी दूसरी ये है कि चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना यह जरूरी होना चाहिए, बाध्यताओं को पालन करने के लिए समर्थ और इच्छुक होना यह जरूरी होना चाहिए, और सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य द्वारा संस्था हेतु नाम प्रस्तावित करना यह भी आवश्यक है, यानी कि स्थायी सदस्य जो है वो भी एक जो है नाम प्रस्तावित करे।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का निलंबन किया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का निलंबन कैसे किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा। यानी अगर सुरक्षा परिषद कहेगी तो महासभा ऐसा कर देगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही, यानी कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा कर सकती है, किसी भी राज्य को निकाल सकती है सदस्यता से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के निष्कासन का प्रावधान किया गया है। तो निष्कासन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 6, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 6 में निष्कासन संबंधित प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य जिसने बार बार चार्टर में बड़े सिद्धांतों का उल्लंघन किया है वह संघ से निष्कासित किया जा सकता है। तो कैसे निष्कासित होगा, तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा या सुरक्षा परिषद कहेगा तो सामान्य सभा द्वारा, यानी कि महासभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक मान्यता कहा जाता है नई इकाई के प्रवेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों में से उत्तर चुनिए। यानी कि टोंगा, वेटिकन सिटी, ईस्ट तिमोर, मोंटेनेग्रो, ये सारी जगहों के नाम है, देशों के नाम है दोस्तों। और यहाँ कहा जा रहा है कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, तो ये देखना होगा कि कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन से हैं, टोंगा, ईस्ट तिमोर और मोंटेनेग्रो, ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, वेटिकन सिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं 6, ऑप्शन सी सही है। कौन से हैं, तो एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद तीसरा है, न्यायिक परिषद ये चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये 5वां है और सचिवालय 6वां है। ये 6 प्रमुख अंग हैं सुरक्षा परिषद के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है। तो दोस्तों विशिष्ट अभिकरण में इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यह एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है। बाकी विश्व डाक संघ यह भी विशिष्ट अभिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन यह भी विशिष्ट अभिकरण है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यह विशिष्ट अभिकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। तो यह भी उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग यह जो है विशिष्ट अभिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी, यानी कि जेनेवा में है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग या काउंसिल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद, तो मानव अधिकार परिषद जो है वो क्या है, तो महासभा का एक सहायक अंग है, तो ये गलत है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक अंग है, यह सही, ऑप्शन बी सही है इसका, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद का सहायक अंग है। इसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना करी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए, संयुक्त राष्ट्र न तो राज्य है और ना ही उपर राज्य है। तो इसके बारे में यह तो एक प्रतिपादन है और दूसरा है कि महासभा के प्रस्तावों का बाध्यकारी विधिक प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी महासभा के जो प्रस्ताव होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं और केवल सुरक्षा परिषद के निर्णय को ही विधिक या मध्यकारी प्रभाव होता है या बाध्यकारी प्रभाव होता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही, तो दोस्तों दोनों ही सही हैं, ये इसका आंसर सही है, यानी कि जो कूट देखा जाए तो ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन ए सही है। दोनों सत्य ऐसे हैं कि जो महासभा है उसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, उसके जो बातें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं सभी राज्यों पर, लेकिन जो सुरक्षा परिषद होती है उसके पास ऐसी पावर है कि वो जो निर्णय लेती है या वो जो भी बात कहती है वो बाध्यकारी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एक सहायक निकाय है, तो ये किसका निकाय है, तो दोस्तों यह है इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद जो है वो एक सहायक निकाय है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से किसी का नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।